हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 22। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपका नया चैप्टर जिसका नाम है अध्याय 6 जनगणना, नागरिक सुरक्षा तथा सरकार की जनहित योजनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं जनगणना क्या है। भारत में जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना है और जनसंख्या की संरचना से अर्थ है जनसंख्या के ढांचे से, अर्थात जन की संख्या, उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति और घनत्व, व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात आदि से है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत में जो भी जनगणना का आधार है वो क्या है, जनसंख्या है। और जनसंख्या की संरचना के बारे में अगर हम देखें तो जनसंख्या के ढांचे से संबंधित है जनसंख्या की संरचना, और जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखें जन की संख्या आती है और उनकी आयु आती है, यानी कि लोगों की संख्या क्या है, उनकी आयु क्या है, उनका लिंग क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी भाषा क्या है और उनकी साक्षरता यानी कि उनकी शिक्षा क्या है, और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, कितनी तीव्रता से बढ़ रही है कि घट रही है, और घनत्व क्या है, और व्यवसाय क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है कि नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। इन सब का अनुपात जनसंख्या के संरचना से इन सब का संबंध होता है। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे आगे, यहाँ पे देखिए आगे जनगणना का इतिहास। जनगणना का इतिहास क्या रहा भारत में, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। तो दोस्तों, आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं कि जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई थी और 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि 10 वर्ष के अंतर पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। आकलन प्रारंभ का मतलब कि जनसंख्या की गणना प्रारंभ हुई। क्लियर। यहाँ पर हम देखें, इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि अब तक भारत में 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है, 15वीं जनगणना तक हो चुकी है। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2016 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या नीति क्या है। तो दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि जनसंख्या नीति क्या है। तो भारत की जनसंख्या नीति की प्रमुख बिंदु अग्र प्रकार है, यानी कि जनसंख्या नीति के जो बिंदु है उसके विषय में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला, परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्साओं का निःशुल्क व्यवस्था की जाए, यानी कि जो भी परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा होती है वो निःशुल्क की जाए, यानी कि जो भी नसबंदी वगैरह या फिर हम कह सकते हैं परिवार कल्याण के लिए, यानी कि परिवार नियोजन से संबंधित जो भी सरकार की व्यवस्था होती है जहाँ पे लोग अपने सीमित परिवार की बात करते हैं और उसके लिए अलग अलग तरह के उपाय अपनाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पे है माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना, यानी कि जो भी माता है या उससे संबंधित जो भी बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को किस तरह से ध्यान रखा जाए। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो जो भी छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी संस्थाएं होती हैं उसमें देखिए बच्चों को पोषाहार वगैरह भी वितरित किया जाता है और साथ ही दवाइयाँ भी दी जाती हैं, और इसी तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग अलग तरह की दवाइयों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए, खान पान के लिए सरकार सुविधा मुहैया कराती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है लड़कों तथा लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 वर्ष करना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए परिवार नियोजन के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण उपाय था कि जहाँ पर लड़कियों और लड़कों की जो आयु थी वो बढ़ा दी गई, जो कि पहले
18 और 21 वर्ष से कम थी वो क्या हो गई, लड़कियों की आयु जो थी वो 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। लेकिन इसके पहले अगर हम देखें, इसके पहले ये आयु थोड़ा कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो चाहे वो लड़की हो या लड़का पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते थे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया सरकार की योजनाओं में कि अब इससे परिवार नियोजन में भी थोड़ी मदद मिलेगी, जहाँ पर वो मैच्योर होंगे तो वो अपने हित में फैसले ले पाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंबर 4 है, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो भी राज्य सरकारें हैं उनको दी जाने वाली जो भी केंद्रीय सहायता थी उसमें 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण के कार्यों के लिए दी जाए, जिससे कि जो भी परिवार कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं वो सफल हो सकें। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रचार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मतलब है कि जो भी परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम है, यानी जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय हैं, उससे संबंधित राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार अपने स्तर से प्रचार करे, जिससे कि लोग उसके प्रति जागरूक हो पाए और जनसंख्या में जो भी वृद्धि हो रही है वो रोकी जा सके और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता आए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके ये 2018 में, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो था 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और ये है आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जनगणना का महत्व। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको लिया कि जनगणना का महत्व क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जनगणना का महत्व, किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास के लिए जनगणना संबंधी समंक अत्यंत उपयोगी होते हैं। जनगणना के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो दोस्तों जनगणना संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटक है उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी भी देश के योजनाबद्ध विकास के लिए जनसंख्या संबंधी समंक अत्यंत उपयोगी होते हैं। जनगणना के महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, समाजशास्त्रीय महत्व, यानी कि जनगणना के आधार पर समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनसंख्या तथ्य, इस सामाजिक तथ्य की जानकारी जनगणना की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती है। यानी कि दोस्तों जनसंख्या जो होती है वो एक ऐसा तथ्य है जिसकी जानकारी हमें तभी होगी जब हम जनगणना उस क्षेत्र से संबंधित लोगों की करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जनसंख्या तथ्य है, इस सामाजिक तथ्य की जानकारी हमें जनगणना की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जनगणना संबंधित निम्नलिखित जानकारी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें देखिए, पहला है जनसंख्या का आकार और उसकी संरचनात्मक विशेषता, यानी कि जो भी जनसंख्या है और उसका आकार क्या है, उसकी संरचनात्मक विशेषता का मतलब है उसमें जो भी लिंग, जाति, धर्म से संबंधित लोग हैं वो, और उसमें किस तरह के लोग सम्मिलित हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कि जनसंख्या का आकार, जाति, धर्म, लिंग, इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पर उसी के आधार पर जनगणना की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, है विभिन्न वर्गों, जातियों, संप्रदायों और धार्मिक व्यक्तियों का जनसंख्या में स्थान। तो अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय से लोगों का जनसंख्या में क्या स्थान है, इसके विषय में भी जनगणना के माध्यम से ही पता चलता है। और देखिए यहाँ पर है जनसंख्या में जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, विवाह आदि भी क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों जो भी जनसंख्या है वो जनगणना के माध्यम से पता चलती है कि वहाँ पर जो भी डेथ रेशियो है वो क्या है, बर्थ रेशियो क्या है, और साथ ही वहाँ पे लिंग यानी कि स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो कितना है, और
विवाह के विषय में भी पता चलता है, कितने लोग विवाहित है, कितने लोग अविवाहित है, इन सब के विषय में जनगणना के माध्यम से ही पता चलता है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं द ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का अनुपात। यहाँ पे देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का क्या अनुपात है, कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है, कहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास कर रही है और दोनों का अनुपात क्या है, इसके विषय में जनगणना के माध्यम से ही पता चलता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यह है शैक्षणिक तथा व्यावसायिक स्थिति आदि। तो दोस्तों वहाँ पर जब भी किसी स्थान की जनगणना होती है तो वहाँ के जो भी शैक्षणिक अवस्था है या फिर जो भी व्यावसायिक स्थिति है उसके विषय में भी पता चलता है, क्योंकि दोस्तों जब जनगणना होती है तो वहाँ पर शिक्षित और अशिक्षित के विषय में भी देखा जाता है और साथ ही व्यवसाय क्या उससे संबंधित जो भी व्यक्ति आते हैं उसके विषय में भी देखा जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए जनगणना का मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनके आर्थिक स्थिति से लेकर के उनके लिंग, जाति, धर्म, जन्म दर, मृत्यु दर, सब कुछ का आकलन किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्रीय महत्व। दोस्तों देखिए पहला है किसी भी देश के आर्थिक विकास की योजनाओं को बनाने और सफलतापूर्वक संचालित करने में जनगणना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और उसकी योजना किस तरह से बनानी है और उसको किस तरह से सफल करना है, ये किसी भी देश की जनसंख्या के लिए उसका एक अर्थशास्त्रीय महत्व इसलिए है क्योंकि दोस्तों उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसके जो भी जनसंख्या है, उनका जो जनसंख्या संरचना है कैसा है, यानी कि वहाँ के जो लिंग है, लिंग अनुपात क्या है, उनका जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और साथ ही उनका जो भी शैक्षणिक स्तर है वो क्या है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वहाँ पे जो भी आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं हैं वो सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए नंबर 2 है जनसंख्या की प्रवृत्तियों के आधार पर अनेक आर्थिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी जनसंख्या है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसी के आधार पर ही आर्थिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी जनसंख्या है वो किस प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी जनसंख्या निवास कर रही है वो किस स्तर की है, यानी कि उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, उसका व्यावसायिक स्तर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो किस जाति या किस धर्म, लिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर के ही वहाँ पर उनसे संबंधित जो भी आर्थिक समस्या होती है उसको व्यवहारिक समस्याओं के रूप में समाधान किया जाता है। क्लियर। दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 है कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कृषि व्यवसाय की उन्नति किस तरह से होगी, जहाँ पर जिस जगह की जनसंख्या अधिक होगी या फिर हम कह सकते हैं जनगणना जब होती है तो वहाँ पर उससे संबंधित जो भी जनसंख्या है उसके आंकड़े निकलकर सामने आते हैं और वहाँ की लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही कृषि से संबंधित सरकार उपकरण मुहैया कराती है जिससे कि वहाँ की जो कृषि है वो उन्नतशील बने, जिससे कि वहाँ से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें अधिक से अधिक अन्न उपज सके और वहाँ से संबंधित जो भी जनसंख्या है वो उसको उपयोग में ला सके, जिससे कि उन्हें बाहर से कोई भी चीज़ मंगाने की आवश्यकता ना हो। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनका जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनेगी, जिससे उन्हें अपना जो धन है वो अलग जगह इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही कृषि व्यवसाय के लिए सरकार उन्नति किस्म के उपकरण कह सकते हैं या फिर उन्नत किस्म के बीज भी कह सकते हैं, या जो भी उनके लिए जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका जो भी वहाँ की सरकार होती है वो उनका निराकरण करती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए राजनैतिक महत्व। तो जनगणना का राजनैतिक महत्व क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप डिवाइड कर करके, जैसे आपने पढ़ा समाजशास्त्रीय महत्व, अर्थशास्त्रीय महत्व और साथ ही राजनैतिक महत्व, तो यहाँ पर आप प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखकर पढ़ रहे हैं, तो इससे ये होगा कि आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। क्लियर। चलिए देखते हैं राजनैतिक महत्व। जनगणना की सहायता से राज्यों का भाषा की दृष्टि से पुनर्गठन करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जनगणना की सहायता से ही जो
राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें मदद मिली है, क्योंकि दोस्तों जो भी जनसंख्या होती है वो जनसंख्या कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग कर रही है और किस क्षेत्र की सबसे ज़्यादा अधिक भाषाएं बोली जा रही हैं किस क्षेत्र में, तो उसी के आधार पर ही दोस्तों जो भी राज्य हैं उनका पुनर्गठन हुआ। क्योंकि दोस्तों इससे जो भी पर्टिकुलर एक भाषा से संबंधित जनसंख्या थी उसको अलग राज्य बनाया गया और साथ ही जो दूसरी भाषा से संबंधित जनसंख्या थी उसको अलग राज्य बनाया गया। तो इससे जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है इससे जनगणना के आधार पर ही मदद मिली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए है जनगणना निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी मदद करती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र जो भी निर्धारित किए जाते हैं वो जनगणना के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 7 है जनगणना की सहायता से नगरों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों जनगणना के आधार पर ही जो भी बड़े बड़े नगर होते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने में मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जनगणना से ये पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है और उनको किस तरह से अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जनगणना का समाजशास्त्रीय महत्व, अर्थशास्त्रीय महत्व और राजनैतिक महत्व। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैंने एक ब्लॉग चैनल भी शुरू किया जिसका नाम है परी की मॉम, तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।